चलिए, इकोनॉमिक्स का लेक्चर है ये, और 2 दिन में मैं थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। और उसमें अभी मेरा पर्पस बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज जाना नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने आप में एक थोड़ा अलग सब्जेक्ट होता है। और आपको मैं बता दूं कि आईएएस की तैयारी में इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी मेरा उद्देश्य है शुरुआती 4-5 दिनों में आपको इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस कराना। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इस बात को हम समझते हैं। पहली बात, पहले दिन हमने पढ़ा था व्हाट इज मार्केट, एंड मैंने बताया कि इन इकोनॉमिक्स market is consist of buyer, seller, goods, service, and the currency, and there is a institution or individual or government to regulate this market. If market is regulating itself, then it will known as capitalistic government. If market is regulated by the government, then it will be communist type economy. And if there is partial rule of government in economy, then it will be socialist type model, कि बाजार में पूरी तरीके से बाजार का ही नियंत्रण है, तो हम उसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरा, यदि बाजार में पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण है तो हम उसको बोलेंगे कम्युनिस्ट इकोनॉमी लाइक चाइना। तीसरा, यदि बाजार में सरकार का थोड़ा नियंत्रण है तो हम इसको बोलते हैं सोशलिस्ट टाइप इकोनॉमी। नीरज, कुछ पूछना है बेटा? हाथ उठाया आपने। चल, ऐसे ही हाय हेलो के लिए उठा। ये 3 मॉडल। इसके बाद मैंने बताया कि इन्फ्लेशन क्या होती है। अभी 2 लेक्चर में जो पढ़ा उसको कंक्लूड कर रहा हूं मैं। इन्फ्लेशन का मतलब मैंने बताया, हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, और सिंपल यदि सेंस में हम बोलें, इंक्रीज इन द प्राइजेस, कीमतों का बढ़ना। याद रखना, जब मैं वर्ड यूज करूं प्राइस या रिटेल प्राइस या मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब होता है कोई वस्तु की वह कीमत जिस पे आप वस्तु को खरीदते हैं। जब मैं वर्ड यूज करूं कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट, तो उसका मतलब होता है फैक्ट्री की कॉस्ट। कोई कंपनी जिस कीमत पे वस्तु को बनाती है, और जिस कीमत पे वस्तु बनाई जाती है, उससे बनने से लेकर आप तक पहुंचने तक उसमें टैक्स, सब्सिडी, कई प्रकार के अदर चीजें शामिल होती हैं, प्रॉफिट, उसको बोलते हैं प्राइस, मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस में हमेशा अंतर होता है, और सामान्य इकोनॉमिक्स में मार्केट प्राइस ही ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी। यदि आप इमेजिन करो कि कॉस्ट ज्यादा हो गई और मार्केट प्राइस कम हो गई, तो फिर कंपनी डूब जाएगी, तो फिर कंपनी डूब जाएगी। ठीक, प्रियल है बेटे? यस सर। कुछ पूछना है क्या बेटा? नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा, चलो तुम 4 लोग ही हो आज, तो अपने अपने वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन करके पढ़वाता हूँ, थोड़ी ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में। नीलेश, सब ऑन कर लो वीडियो, थोड़ा लगेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। नीरज, प्रिंस, हाँ, प्रिंस यार तेरे बड़ी खतरनाक फोटो बनी है यार।
उसमें आईडी में। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। तो इन्फ्लेशन का मतलब हमने समझा कि इंक्रीज इन द प्राइजेस। अब यदि अपन इसको अपने समझने के लिए, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, अपने आपके समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हम बोले इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू महंगाई। बिल्कुल, महंगाई का बढ़ना मतलब होता है इन्फ्लेशन का बढ़ना, कीमतों का बढ़ना। और इसी को हम बोल दें इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परचेज पावर ऑफ करेंसी। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परचेज पावर ऑफ करेंसी। परचेज पावर ऑफ करेंसी का क्या मतलब है? परचेज पावर ऑफ करेंसी का मतलब है कि मुद्रा की क्रय करने की शक्ति एकदम कम हो जाना। जब हम बोलते हैं कि किसी चीज की कीमत बढ़ जाना, जब हम बोलते हैं कि किसी चीज की कीमत बढ़ जाना, तो कीमत बढ़ने का मतलब ही क्या होता है कि आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू का कम हो जाना। तो इकोनॉमिक्स में हम इसको बोलते हैं कीमतें बढ़ने की अपेक्षा टर्म्स क्या यूज करेंगे? परचेज पावर ऑफ करेंसी का कम हो जाना। जैसे कि अपन फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में मान लो आज से 10 साल पहले आप 1 किलो शुद्ध घी लेकर आते थे, शुद्ध अशुद्ध जो भी लेके आते थे, 100 रुपए में 1 किलो घी लेकर आप आते थे। आज 100 रुपए में आप 1 पाव घी लेकर आते हैं, तो 100 का नोट तो वही, पर वैल्यू किसकी कम हुई? 100 के नोट की। पहले 100 के नोट की वैल्यू, परचेज पावर कितनी थी? 1 किलो घी के बराबर। अब 100 के नोट की परचेज पावर कितनी हो गई? 1 पाव घी के बराबर। तो एक्चुअल में हुआ क्या है? परचेज पावर ऑफ करेंसी कम हो गई है। परचेज पावर ऑफ करेंसी कम हो गई है। क्लियर है ये बात? ठीक। तो इन्फ्लेशन का बढ़ने का मतलब होता है डिक्रीज इन द परचेज पावर ऑफ करेंसी। इसी को बोल सकते हैं हम इंक्रीज इन द प्राइजेस। क्लियर ये बात? अब अपन ने जो डिस्कस किया, अब हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि क्यों बढ़ती घटती है। तो हमने कल जो पढ़ा था, आज पूरा रिवीजन ही करा रहा हूं आपको क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए। हमने इसके कल 3 कारण पढ़े थे। पहले कारण को बोला था हमने डिमांड पुल, मांग का बढ़ जाना। तो मांग का बढ़ जाना है ही सिंपल बात, जिस वस्तु की मांग बढ़ती है उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। जिस वस्तु की मांग बढ़ती है उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है अभी सैनिटाइजर, जिसको कोई नहीं पूछता था दुकान में, मेडिकल स्टोर में रखा रहता था, धूल खाता था, कोई नहीं पूछता था। अब 3-3, 4-4 गुने रेट पे बिक गया वो। क्यों? उसकी डिमांड बढ़ी। तो जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक। दूसरी बात, जब सप्लाई बढ़ती है, या अब बोले कॉस्ट पुश मेथड, चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं, डिमांड पुल, जो दूसरा कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट धक्का लगा रही है महंगाई बढ़ाने के लिए। कैसे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब मैं टर्म यूज करूं कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब क्या है? फैक्ट्री की कॉस्ट। तो आप सोचो यदि फैक्ट्री में ही कोई चीज महंगी बन रही है, महंगी मिलेगी मार्केट में। अब जैसे आज के सिनेरियो में अपन बात करें, लेबर तो सब भाग गए अपने घर, आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में। अब कंपनियां क्या कर रही हैं? लेबर को भैया स्पेशल प्लेन से बुलवा रही हैं कुछ कंपनियां, तो लेबर की सैलरी बढ़ा रही हैं। अभी बताओ, लेबर की सैलरी बढ़ेगी तो क्या कोई कंपनी वाला अपनी जेब से थोड़ी देगा उनको सैलरी? एक्चुअल में आपसे ही लेगा ना वो, कंज्यूमर से वो पैसा। तो जब लेबर कॉस्ट बढ़ गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, या किसी भी कारण से कॉस्ट बढ़ गई है, जब किसी भी कारण से कॉस्ट बढ़ गई है तो क्या होगा? उसकी रेट, मार्केट रेट बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे महंगाई बढ़ गई। तो अभी हमने 2 बातें समझी कि महंगाई
दो कारणों से बढ़ सकती है। पहला कारण डिमांड बढ़ गई और दूसरा कारण कॉस्ट बढ़ गई। अब यहां मैं आपको समझा दूं, इस चीज की एनालिसिस की जरूरत अपन को बाद में पड़ेगी कि यदि कॉस्ट लेबर प्राइस बढ़ने के कारण बढ़ी है, मतलब लेबर महंगा हो गया है, ये देश के लिए अच्छा है। क्यों? लेबर महंगा कब होगा? जब वो सस्ता काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। और लेबर सस्ता काम करने के लिए तैयार कब नहीं होगा? जब उसको आप जो रेट दे रहे हो उससे ज्यादा रेट उपलब्ध है। यही होगा ना? मतलब रोजगार के अच्छे अवसर उसके पास उपलब्ध हैं। तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है कि लेबर का शोषण नहीं हो पाएगा, कोई उनको सस्ते में नहीं रख पाएगा। तो जब भी बोला जाता है कि लेबर कॉस्ट बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी है, देन इट इज द गुड सिम्टम्स ऑफ इकोनॉमी। तब ये इकोनॉमी में अच्छे संकेत है, अच्छी चीज है ये इकोनॉमी के लिए। ठीक। अब ये अपन ने दो कारण पढ़े। तीसरा कारण सप्लाई का। सप्लाई अब कम हो जाएगी और डिमांड उतनी ही रहेगी, तो कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। और जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड उतनी ही रहेगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। सिंपल है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान इकोनॉमिक्स में माना जाता है, जिसको समझाने के लिए मैं इतनी सब भूमिका आपको बना रहा हूं, लिक्विडिटी, तरलता। लिक्विडिटी, तरलता क्या होती है? आपके पास जो पैसा नगद रूप में हो, जिसको आप मार्केट में चला सकते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक। अब याद रखें यहां पे कि करेंसी इकोनॉमिक्स में मनी और करेंसी में अंतर है। मान लो आपके पास 500 का एक नोट है, समझना बात, 500 का एक नोट है, उसको जैसे महिलाएं करती है ना कि शक्कर के डब्बे में डाल दिया, अब वो डला है तो सालों पड़ा रहेगा। तो एक्चुअल में वो करेंसी नहीं है, उसमें फ्लो नहीं है, वो मार्केट में चल नहीं रहा है। यदि वो मार्केट में चलेगा ना तो वो 500 का नोट तो एक महीने के अंदर 1000 में बदल जाएगा। तो ये काम कौन करता है देश में? बैंक के काम करते हैं। लिक्विडिटी से ज्यादा होती है तो महंगाई बढ़ जाती है, अपन ने कल समझा। लिक्विडिटी कम होती है तो महंगाई कम होती है। अभी उसी को और समझना है अपने को, उसी के लिए ये माइंड सेटअप कर रहा हूं आपका। देश में पैसे को बढ़ाने का काम होता है बैंक का। बहुत ध्यान से सुनना, ये कहानी टाइप की सुनाऊंगा आज। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, मुद्रा का निर्माण। कैसे होता है मुद्रा का निर्माण, समझना। बैंक होता है एक बनिए की तरह, जैसे गांव में, छोटे शहरों में और सब जगह उधार देने वाले लोग होते हैं ना, जो पैसा ब्याज पे उधार देते हैं, आप सभी जानते होंगे ना। प्रिंस को तो देख के ऐसा लगता है कि ये भी उधार देता होगा ब्याज बट्टे पे। तो जैसे उधार पे देने वाले पैसे होते हैं, उनका क्या होता है, जैसे गांव में मान लो कोई बहुत पैसे वाला है, आप उसके घर जाओ ना तो आपको बैठने की जगह ना मिले, बिठाई ना आपको, उसको कपड़े देखो तो वो पैजामा बनियान में ही पूरे गांव में घूमता रहे, वो दशहरे के दशहरे कपड़े चेंज करे। लेकिन आप उससे कहते हो उसके पास बहुत पैसा है, आप उससे 1 रुपया मांग लो तो ना दे, लेकिन उससे कह दो कि 1 लाख रुपया मुझे ब्याज पे दे दो, फट से दे देता है वो। क्यों? उसको ब्याज की आदत है, क्योंकि ब्याज में फायदा होता है। आप ब्याज चुकाते रहोगे, 1 साल बाद उसका पैसा डबल हो जाएगा। तो वैसा ही होता है बैंक। बैंक को अपने पास पैसा रखने में कोई फायदा नहीं है। बैंक उसको क्या करता है, जनता को ब्याज पे देता है। बैंक उस पैसे को ब्याज पे देता है और प्रिंसिपल के सहित इंटरेस्ट वापिस लेता है। मतलब यदि
बैंक 1 लाख रुपए को 10% ब्याज पे दे रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? 1,10,000 साल भर बाद। तो देखो 1 लाख रुपए को 1,10,000 में बदल दिया बैंक ने, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया ना, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। ये कैसे होता है आपको बताता हूं। मान लो बैंक से आपने 1,000 रुपए उधार लिया, समझना बहुत ध्यान से, छोटे से एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूं। बैंक से आपने 1,000 रुपए उधार लिया, उस 1,000 रुपए में आपने कंपनी खोली, ठीक। कंपनी में आप जो लोगों को सैलरी देते हो वो भी बैंक के ही थ्रू देते हो, रॉ मटेरियल खर्च करते हो वो भी बैंक के थ्रू ही करते हो, रॉ मटेरियल चेक से पैसा देते हो, तो बैंक के पास तो घूम घूम के वही पैसा आ रहा है ना। और बैंक क्या करता है, मान लो अपने प्रिंस ने बैंक में जाके 1,000 रुपए जमा कर दिया। प्रियल, किससे लड़ रही हो बेटा? लड़ाई नहीं करनी सर वो कजिन्स आ गए थे। हाँ, लड़ाई नहीं करनी है ना, हाँ ठीक। तो जैसे कि 1,000 रुपए प्रिंस ने जमा किया बैंक में, ठीक। तो बैंक क्या करता है, 200 रुपए बैंक अपने पास रख लेगा, 800 रुपए नीलेश को उधार दे देगा, और नीलेश से कहेगा कि 1 साल बाद तुम मुझे 1,000 दे देना। समझ ना बात? प्रिंस ने 1,000 रुपए जमा किए बैंक में, बैंक ने 200 अपने पास रख लिए, 800 नीलेश को उधार दे दिए, और नीलेश से कहा कि आप 1 साल बाद मुझे 1,000 देना, ठीक। तो बैंक ने कितने कमा लिए इसमें? 200 रुपए कमा लिए, 200 कमा लिए, 1,000 का नोट 1,200 में कन्वर्ट हो गया। ये अभी एक ही बात है। नीलेश ने जो 800 रुपए लिए, नीलेश ने उस 800 रुपए से व्यापार किया और उससे 1,500 रुपए कमाए। वो 1,500 रुपए नीलेश ने बैंक में जमा किए, बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक ने इनको 6% इंटरेस्ट दिया, मान लो 1,500 का 6% वो नीलेश को देंगे, लेकिन इनके जो 1,500 जमा हो गए, उस 1,500 पे नीरज को 10% इंटरेस्ट पे दे दिया, तो 4% फिर कमा लिए बैंक ने, 600 रुपए कमा लिए ना। तो बैंक तो क्या कर रहा है, उसी 1,000 के नोट को मल्टीप्लाई करते जा रहा है। अब नीरज को दिए, नीरज ने भी उससे व्यापार किया, तो नीरज ने जो पैसा कमाया फिर बैंक में डाला, तो नीरज को 6% इंटरेस्ट दे दिया बैंक ने, नीरज खुश। लेकिन नीरज के पैसे को 10% इंटरेस्ट पे उसको प्रियल को दे दिया। तो क्या हो रहा है, जमा तो अपने प्रिंस ने किए थे 1,000 रुपए, और उससे 800 रुपए निकाले बैंक ने, 200 क्यों बचा लिए थे? कि मान लो प्रिंस 200 रुपए निकालने आ जाए बैंक, तो क्या देंगे, पूरा का पूरा खाली थोड़ी कर देंगे। तो प्रिंस जैसे कई लोगों ने 1,000 जमा किए थे, तो सबके 200 बचा लिए थे बैंक ने। तो यदि कोई अपने मांगने भी आ जाता है तो दे देंगे बैंक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्टैच्यूरी रेशियो, कि बैंक कुछ पैसा अपने पास सेव करके रखता है। तो अपन एग्जाम्पल में क्या समझ रहे हैं कि बैंक क्या कर रहा है, उसी पैसे को घुमा रहा है और ब्याज पे देता जा रहा है। तो 1 साल बाद पता चला वो 1,000 का नोट 1,000 लोगों के हाथ में गया और हर जगह वो मल्टीप्लाई हुआ, और बैंक ने उस 1,000 के नोट से 5,000 बना दिया। इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ये बैंक इस 1,000 के नोट को 5,000 कब बना पाएगा, जब प्रिंस ने जो नोट दिया और बैंक 800 रुपए लोन देगा नीलेश को। अब नीलेश में काबिलियत होनी चाहिए कि उस 800 का व्यापार करे और पैसा कमाए, और पैसा कमा के बैंक में जमा करे, और जब बैंक में जमा करेगा तभी तो बैंक नीरज को उधार देगा, और फिर नीरज भी उससे पैसा कमाए और उस पैसे को बैंक में जमा करे तो बैंक प्रियल को दे।
मतलब ये पूरा एक साइकिल है। तो ये कब होगा? जब अपने साइकिल में नीलेश, नीरज, प्रियल, प्रिंस सब टैलेंटेड होंगे, सब स्किल्ड होंगे, पैसा कमाना जानते होंगे। पत्थर से मार दे, पत्थर से, तो सब पैसा कमाना जानते होंगे। इसलिए शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है कि हर व्यक्ति कैपिटल फॉर्मेशन करना जाने। इंटरप्रेन्योरशिप आजकल तो स्कूल लेवल पे ही पढ़ा देते हैं ना, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास बोलते हैं उसको। क्यों? हर व्यक्ति यदि जानेगा पैसा कैसे कमाना है, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन आप करोगे, उतना ही ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन बैंक करेगा। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, जैसे स्टार्टअप लाती है गवर्नमेंट, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लाती है, ये इसी के लिए लाती है कि हर व्यक्ति इकोनॉमिक्स में अपना योगदान दे पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इतनी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि पूरा व्यापार बैंक के थ्रू होता है। देखो अब इंडिया में भी हो रहा है ना, हर चीज बैंक के थ्रू, सबके बैंक अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट करते हो, मतलब बैंक को पूरी जानकारी है कि आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, सरकार को पूरी जानकारी है। तो इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि अच्छी इकोनॉमिक्स वही है जिसमें पूरा लेन देन बैंक के थ्रू किया जाता है, पूरा लेन देन बैंक के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब मान लो अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था, प्रिंस के पैसे को नीलेश ने उधार लिया था, नीलेश के पैसे को नीरज ने उधार लिया था, नीरज के पैसे को प्रियल ने उधार लिया था। ये उधार कब लिया था? जब बैंक ने दिया था, और उधार देने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम थी। मान लो प्रिंस ने पैसा जमा किया और नीलेश ने उधार लिया 6% पे, 8% पे उधार लिया, लेकिन जब नीरज के उधार लेने का समय आया तो बैंक ने कर दिया 10%। तो नीरज उधार नहीं लेगा, बोलेगा अभी कुछ दिन रुक जाते हैं अपने व्यापार के लिए। बोलते हैं ना लोग कि अभी कुछ दिन बाद गाड़ी खरीदेंगे, टैक्स कम हो जाने दो, इंटरेस्ट कम हो जाने दो। तो क्या होगा? करेंसी का फ्लो रुक जाएगा, तो नीरज ने व्यापार नहीं करेगा, और नीरज व्यापार नहीं करेगा तो प्रियल भी नहीं कर पाएगी व्यापार, क्योंकि नीरज के पैसा से जो कमाई होगी वही तो प्रियल को देनी है। तो इकोनॉमी में वहां क्या आ गया? ब्रेकर आ गया। अब इस ब्रेकर को खत्म करना है तो बैंक क्या करेगा? नीरज को फिर ऑफर देगा, क्या हो महाराज तुम भी ले लो 8% में। ये तब भी ना माने कहो तो बैंक कहे चलो 7 में ही ले लो, हमने तो उसको 8 में दिया था नीलेश को, ये फट से ले लेंगे, तो फिर इकोनॉमी चल पड़ी। ऐसे लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। मतलब जब लिक्विडिटी, पैसा ज्यादा हो जाता है मार्केट में, तो लोग अनावश्यक खर्च करने लगते हैं, सस्ती चीजों को भी महंगा खरीदते हैं, उससे महंगाई बढ़ जाती है। तो बैंक क्या करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है, तो लोग बैंक से लोन नहीं लेते, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। और जब बैंक में पैसा ज्यादा नहीं हो तो क्या होता है? या सॉरी, मार्केट में पैसा ज्यादा ना हो तो क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कम कर देगा, तो लोग बैंक से उधार लेना पसंद करेंगे, नया व्यापार करेंगे, फिर लिक्विडिटी का फ्लो हो जाएगा। ये एक्चुअल में ये सब कौन करता है? इस सबको कंट्रोल कौन करता है? इस सबको कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपन ने तो अपने एग्जाम्पल में कहानी के फॉर्म में समझ लिया कि बैंक कम कर देगा, ज्यादा कर, अपने मन से नहीं करता है, ये रिजर्व बैंक के कहने पे करता है। जैसे आप पेपर में अक्सर पढ़ते हो ना, रिजर्व बैंक ने कहा कि रेपो रेट कम कर दो, बैंक रेट कम कर दो, जिसे अपन को पढ़ना है अभी, तो ये सब रिजर्व बैंक के कहने पे करता है। इसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति, जिसको अपन